हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉप 100 एमसीक्यू। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो एमसीक्यू वीडियो का जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए एंड नीट के लिए भी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के मेन पेज एंड प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पर पहले से बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया, आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम का प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस इज। तो एलॉय का क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो याद रखना है इसका स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है एलॉय का। एलॉय का याद रखना है। अभी लिख दे रहे हैं एलॉय मेटल एंड सेमीकंडक्टर तीनों का। तो एलॉय का होता है स्मॉल, स्मॉल होता है एंड पॉजिटिव होता है। स्मॉल एंड पॉजिटिव, ये एलॉय का होता है। मेटल का याद रखना है, ये होता है लार्ज, लार्ज एंड पॉजिटिव। और एक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का याद रखना है, उसका होता है स्मॉल एंड निगेटिव। तो ये तीन चीज याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन। एलॉय के लिए आगे अभी क्वेश्चन है, कोई मेटल के लिए कभी सेमीकंडक्टर के लिए पूछेगा, तो एलॉय के लिए ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर बिकॉज। क्या होता है? तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका मेन रीजन जो होता है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ता है जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मेन फैक्टर जो है वो वाइब्रेशन है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर है जो रेजिस्टेंस, इसका मेटल का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए मेन रीजन क्या है? द एटम्स ऑफ द मेटल वाइब्रेट एट मोर एट हाई टेम्परेचर। इसके कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी हैव रिलेशन। तो हम लोग को पता है ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू जे। ये वेक्टर फॉर्म या इसको पॉइंट फॉर्म ही बोलते हैं ओम्स लॉ का, इसको याद रखना है आप लोग को। तो ई प्रोपोर्शनल टू जे, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बल्ब 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। तो पावर होता है भी स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बाय पी। तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे। तो R1/R2 वो क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बाय P1 डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर बाय P2। तो ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, बेसिकली ये आ जाएगा P2/P1। तो P2 हम लोग का है, देखिए ये P2 है दूसरे बल्ब, दूसरे वाले बल्ब का रेटिंग पावर, और ये है P1। तो P2 है 60 डिवाइडेड बाय P1 40। ये 6/4 आ गया, मतलब 3/2। तो रेशियो आ जाएगा 3:2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वाट हीटर इन 2 मिनट इज इक्वल टू। तो हीट क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो ये पावर मतलब वाट, ये 100 वाट दे दिया है, पावर है, इसका मतलब ये है। तो हीट का और भी फॉर्मूला आता है I²RT, बट यहाँ पर पावर दिया है तो हम लोग पावर इनटू टाइम यूज करेंगे। हीट का फॉर्मूला और भी होता है I²RT, और होता है V²/R × T। और यहाँ पर एक पावर इनटू टाइम भी होता है। तो यहाँ पर पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? पावर देखिए 100 वाट है और टाइम है 2 मिनट, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 60 सेकेंड, ये 120 सेकेंड आ जाएगा। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 120, और यहाँ पर 00। तो
इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 किलो जूल। ये हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किलो मतलब ये 10 30 है, तो आप लोगों को पता होगा किलो कैसे 10⁻³ को बोलते हैं हम लोग किलो, तो ये 12 किलो जूल इसका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, ये 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट हम लोग को पता करना है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना है, 10 वोल्ट है। इधर से भी हम लोग देख सकते हैं, इधर से भी सेम बैटरी है। तो हम लोग यूज करेंगे I = V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, बैटरी है दोनों, अगर अलग अलग होता तो हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन यूज करते, बट यहाँ पर जब सेम बैटरी रहेगा तो हम लोग किसी एक का ले लेंगे पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 10/5। सो आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a battery of EMF E has internal resistance small r, a variable resistance R is connected to the terminal of the battery, a current I is drawn from the battery, V is the terminal potential difference if R alone is gradually reduced to zero, which of the following best described I and V। तो हम एक सर्किट बनाते हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सपोज ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और हम लोग का ये बैटरी है, और उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है और ये बैटरी का ईएमएफ है ई, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो इस सर्किट में करंट हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। करंट हो जाएगा क्या, ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R+R। अब हम लोग को आई और भी पर कमेंट करना। भी होता है टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस। तो भी क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू हो जाएगा, होता है टर्मिनल वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E-IR। सो भी का वैल्यू आ गया, E-I का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, E/कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। अब देखिए दो हम लोग को इक्वेशन मिल गया, अब हम लोग इसी से पता कर लेंगे। देखिए ये इक्वेशन और वोल्टेज के लिए ये इक्वेशन, इसी दोनों पर हम लोग को डिस्कस करना है क्या होगा। तो अगर आर को डिक्रीज करेंगे हम लोग, आर को डिक्रीज, कैपिटल आर को डिक्रीज करके जीरो कर देंगे, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, E/R के आसपास आ जाएगा। नीचे में अगर आर ये जीरो हो गया, तो अगर यहाँ पर हम लोग आर को डिक्रीज करके जीरो कर देंगे, तो ये आर जीरो हो गया, नीचे से स्मॉल आर और ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, E-, सिर्फ स्मॉल आर रहेगा, ये तो डिक्रीज हो गया जीरो हो गया, इंटू आर, तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो भी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो भी जीरो के काफी करीब आ जाएगा, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, E/R, जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। देखिए आई अप्रोचेज टू E/R एंड भी अप्रोचेज टू जीरो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cell of EMF E and internal resistance small r connected across a variable external resistance capital R. The graph of terminal potential difference V as a function of R is, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं V का एक्सप्रेशन क्या आया था, E-R/R+R। अभी जस्ट जो पिछला सर्किट था उसी सर्किट का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो बोल रहा है कि आर और ई का ग्राफ किस तरह होगा, टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को वेरी करेंगे, तो ये भी का वेरिएशन कैसा होगा। तो अब देखिए जब ये आर जीरो होगा, जब आर जीरो होगा तो भी का वैल्यू कितना हो गया, अभी जस्ट हम लोग देखे थे भी का वैल्यू हो गया था जीरो। अब आर का को हम लोग काफी इंक्रीज कर दे रहे हैं, सपोज आर को हम लोग बहुत हाई कर दिए, इन्फिनिटी कर दिए। तो अगर आर को इन्फिनिटी कर देंगे तो नीचे में इन बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा, तो ऊपर में ई आर है, नीचे में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा।
और यहाँ पर सिर्फ भी का वैल्यू कितना हो गया, ई हो गया। तो इन्फिनिटी पर भी का वैल्यू ई हो जाएगा। इन्फिनिटी पर जब रेजिस्टेंस आर का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो भी का वैल्यू ई हो जाएगा, और आर का वैल्यू जीरो होने से जीरो। तो मैक्सिमम वैल्यू भी का कितना होगा, ई होगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू ई है और मिनिमम वैल्यू जीरो है? ये ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू आर को हम लोग काफी इंक्रीज कर देंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सीबीएसई एग्जाम 2020 में आया भी है क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट shown each cell has EMF of 2 volt and internal resistance 1 ohm. The external resistance is 2 ohm. The value of the current I in ampere. तो हम लोग को I होता है वोल्टेज जो टोटल होता है EMF इक्विवेलेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ मतलब ये तीनों का पोलैरिटी सेम ही डायरेक्शन में है तो सम हो जाएगा 2 + 2 + 2 एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 2 प्लस स्मॉल आर कितना है सबका 1 ओम है। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये 3 हो गया। तो अब आई का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ से 6/5। तो 1.2 एम्पियर आ गया हम लोग को करंट का वैल्यू। तो 1.2 एम्पियर ऑप्शन डी में है तो डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फर्स्ट टू सेल इन सीरीज एज shown in figure, the potential difference between the टर्मिनल ए एंड सी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ए और सी के बीच में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस बी सी हम लोग को फाइंड करना है, वी ए सी दैट इज वी ए माइनस बी सी। तुम लोग यहाँ से ए से सी की तरफ आएंगे तो हम लोग को ई वन पहले से मिलेगा। उसके बाद ई वन के बाद हम लोग को यहाँ पर रेजिस्टेंस आर वन है इसका, तो माइनस हम लोग करेंगे I R1। फिर उसके बाद सेल ई टू मिलेगा तो प्लस ई टू लिखेंगे। देन यहाँ पर से करंट के हम लोग अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस I R2। किरचॉफ लॉ में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो किरचॉफ लॉ का स्पेशल वीडियो हम डाले हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं किरचॉफ लॉ। वहां से ही हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। सो भी ए सी का वैल्यू आ गया यहाँ से E1 + E2, E1 + E2 माइनस आई इंटू R1 + R2। सो भी ए सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिला E1 + E2 को हम लोग ई इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ई इक्विवेलेंट माइनस आई R1 + R2 को आर इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं, सीरीज में है। तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, जो कि ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट्स और इन फिगर E1 दे दिया है 10 वोल्ट, E2 दे दिया है 4 वोल्ट, R1 R2 दे दिया है 1, कैपिटल आर दे दिया है 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड 2। तो पहले हम लोग करंट फाइंड करेंगे। तो करंट सर्किट में ऐसे आएगा। तो करंट क्या हो जाएगा हम लोग का, नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल आर सब सीरीज में है रेजिस्टेंस क्योंकि सेम करंट जा रहा है इसीलिए R1 + R2। सो आई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया ई इक्विवेलेंट दोनों ईएमएफ का सम E1 + E2, E1 + E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। तो यहाँ से आई का वैल्यू हम लोग को मिल गया E1 + E2 मतलब 10 + 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 2 है प्लस स्मॉल R1 स्मॉल R2, ये भी 1 और 1 है तो 1 + 1। तो आई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 14/4। ये हो जाएगा 7/2 एम्पियर। अब हम लोग को पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड 2। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को V1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं V2। तो अब V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 माइनस I R1। तो हम लोग यहाँ पर V1 लिख लेंगे। E1 का वैल्यू कितना है, 10 है, माइनस आई का वैल्यू है 7/2, और इसका R1 है रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है सबका।
तो ये हो जाएगा 10 - 3.5। 10 - 7/2 3.5 होता है। तो 10 - 3.5, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू? 10 - 3 7 होता है, बट उसमें 0.5, तो ये हम लोग को वैल्यू आ रहा है 10 - 3.5। तो इसका वैल्यू 6.5 आ जाएगा V1 का। और V2 हम लोग का हो जाएगा अगेन E2 - IR2। ऑलवेज हम लोग टर्मिनल वोल्टेज का ये फॉर्मूला याद रखते हैं, E - IR होता है। तो E2 का वैल्यू कितना है? 4 है। और माइनस आई का वैल्यू कितना है? 7/2। तो ये हम लोग का हो गया 3.5। तो 0.5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा ऑप्शन कुछ है नहीं यहाँ पर। कुछ लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है इसका ऑप्शन में। तो V1 हो चाहिए पहला सेल का टर्मिनल वोल्टेज 6.5, एंड दूसरे को होना चाहिए 0.5। वही पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। V1 V2 पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन।